हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हैं हमारे 8 सितंबर। आज है हमारे 8 सितंबर और 8 सितंबर का जो एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है कंप्लीट। इस एग्ज़ाम के 25 क्वेश्चन जीके और आपके जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज इट इज क्वेश्चन जो आज के आपकी जो एग्ज़ाम था उसके अंदर पूछे गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और देखते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे तो जो आज के आपकी शिफ्टों में पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी जो आगे की आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था जो आज आपकी शिफ्ट में आया था। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में आया था कि सांची स्तूप था, उसका निर्माण किसने कराया था। यानी सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो सांची स्तूप का निर्माण कराया था आपके सम्राट अशोक ने, वो भी तीसरी सदी में, तीसरी सदी ईसा पूर्व की बात करा। यानी कब करवा, पहले तो ये क्लियर हो गया कि किसने कराया था। ये कराया था आपके अशोक ने, जो आपके सम्राट महान अशोक थे उन्होंने कराया था। और कब कराया था, तो तीसरी सदी में कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और आपको एक ये भी पता होगा, जो हमारे अभी 200 रुपये का नोट है, 200 रुपये के नोट के पीछे भी जो एक चित्र बना होता है वो सांची के स्तूप का है। और इस स्तूप का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो इसका करवाया था शुंग वंश के अग्निमित्र शुंग ने इस मंदिर का, यानी जो सांची स्तूप था उसका आपके क्या करवाया था, तो जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये आपको पता है, अशोक जो मौर्य वंश के एक सम्राट थे और अशोक को प्रियारी नाम से भी जाना जाता था। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में। तो ये हैं आपके आंसर। कल किसने करवाया था, अशोक महान ने कब कराया था, तीसरी सदी में। और ये बाकी हैं इसका रिलेटेड फैक्ट। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कबड्डी से है। दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे स्पोर्ट्स आया था कि पुरुष कबड्डी ग्राउंड की लंबाई कितने मीटर की होती है। यानी पुरुष ग्राउंड होता है, यानी पुरुष का जो कबड्डी का ग्राउंड होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो ये होता है 13 मीटर तो लंबा होता है, और 10 मीटर तो इसकी चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई होती है 13 मीटर और इसकी 10 होती है 10 मीटर इसकी चौड़ाई। ये तो अपने क्लियर हो गया। तो पुरुष कबड्डी जो ग्राउंड होता है उसकी लंबाई कितनी है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। और महिलाओं के जो कबड्डी का मैट होता है उसकी लंबाई कितनी है, यानी ग्राउंड को मैट कहते हैं वहाँ पर। तो उस मैट की लंबाई होती है 12 मीटर, तो इसकी लंबाई होती है 8 मीटर चौड़ाई। यानी लंबाई में 1 मीटर छोटा और चौड़ाई में 2 मीटर छोटा होता है। और कबड्डी में अगर मैच की बात करें तो 40 मिनट का मैच होता है, और 20-20 मिनट के, यानी 20-20 मिनट के आपके 2 हाफ होते हैं। और कबड्डी टीम में प्रत्येक टीम में कितने 7 खिलाड़ी होते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आया था कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की। तो ये तो बहुत ही आज की अगर बात करें इजीएस्ट क्वेश्चन तो यही था। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, तो की थी आपके 1828 में, यानी 1828 में इसकी स्थापना की थी। और आपको ये पता हो कि राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1815 में एक सभा की स्थापना की थी जी, जिसका नाम था आत्मीय सभा। वही आगे चलकर, यही आत्मीय सभा आगे चलकर 1828 में क्या बन गई, ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया था कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस वर्ष में हुआ था। यानी जो जनजातियों का पहला खेल महोत्सव था वो कब हुआ था। इसमें ऑप्शन थे आपके 2021 था, 2022 था और 2023 भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ये 12 जून को समाप्त हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था आपके 2023 के अंदर हुआ था। इसको कर देते हैं इरेज। यानी ये कब होता, 12 जून 2023 को ये हुआ था। और ये हुआ कहाँ था, तो ये संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार और KIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में पहला कहाँ पर हुआ था, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। किसका, तो पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है। मान लो इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे आपके दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पर आपके इस साइड यूरोप है, वो हमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बीच में, यानी इनके और इनके बीच में कौन सा सागर चलता है, इनके और इनके बीच में कौन सा सागर चलता है, तो इनके और इनके बीच में आती है पनामा स्थल डमरू आता है। इनके बीच में आता है पनामा नहर, इसके बीच में आती है पनामा नहर आती है।
जो आपके एक जल नहर की तरह काम करती है। ये पनामा नहर है, ये दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती हैं। और ये जो पनामा नहर है ये उत्तरी अटलांटिक यानी इस साइड आता है प्रशांत महासागर, और इस साइड आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। यानी ये जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी अलग करती हैं। आप इसको थोड़ा इरेज करते हैं, देखते हैं जो इसका यानी ये ऐसे पनामा नहर है। इसका जो संकरा बिंदु यानी संकरा बिंदु ये है, ये भी आपके कितना है 30 मील। 30 मील क्या है चौड़ा है। जहाँ से सबसे छोटा है, जहाँ से सबसे पतली है वो भी आपके 30 मील चौड़ी। यानी आप सोच सकते हो ये पनामा नहर बहुत ही लंबी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपने वी स्पोर्ट से आया था रोहित शर्मा से रिलेटेड कि रोहित शर्मा ने टोटल टी20 में कितने मैचेस खेले हैं। तो रोहित शर्मा ने भारत की तरफ से अब तक 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज हैं। यानी रोहित शर्मा ने भारत की ओर से 400 टी20 मैच खेले और ये ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज है। रोहित शर्मा के बाद में बात करें कि सबसे ज़्यादा टी20 किसने खेले, तो वो खेले आपके दिनेश कार्तिक ने, इन्होंने 361 खेले। नंबर थर्ड पर बात करें तो आते हैं एम एस धोनी जो कि नंबर तीसरे पर हैं। नंबर 4 की बात करें तो विराट कोहली आता है जिन्होंने 355 मैचेस खेले हैं। उसके बाद में अगर बात करें नंबर 4 पर आते हैं, और 5 की बात करें तो आते हैं आपके सुरेश रैना जिन्होंने 336 मैचेस यानी 336 मैच खेलकर 5वें स्थान पर हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आज के शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गजलों के राजा किसे कहते हैं। यानी जो गजलें होती है, गजल होती है जिसे गाया जाता है, उनका राजा किसे कहा जाता है। तो गजलों का राजा कहा जाता था जगजीत सिंह को। किसको कहा जाता था, जगजीत सिंह को। जगजीत सिंह का जन्म है वो राजस्थान के अंदर हुआ था। और इनकी एक जो फेमस गजल है जिसका नाम है चिट्ठी ना कोई संदेश, ना कोई चिट्ठी ऐसा करके कोई संदेश था, सॉरी ऐसे करके इनकी कोई गजल थी जिसका नाम था चिट्ठी ना कोई संदेश। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया पंचम या पंचमदा के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो था राहुल देव वर्मन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल देव वर्मन को किस नाम से जाना जाता, तो वो हो जाएगा पंचम या पंचमदा के नाम से राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यानी कि एक उत्सव है जिसका नाम है ड्री उत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले एक प्रसिद्ध फसल पैदावार उत्सव है। यानी ड्री उत्सव मूल रूप से फसल कटाई का एक त्योहार है। जब फसलों की कटाई होती है वहाँ पर आता है, जैसे हमारे राजस्थान में गणगौर आता है, और आपके तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत की साइड आपके पोंगल आता है, और पंजाब की साइड आपके बैसाखी आती है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आता है, ड्री महोत्सव आता है। यह महोत्सव 5 जुलाई को मनाया जाता है, और आप अरुणाचल प्रदेश के जीरो जिलों में इस शुभ महोत्सव को देख सकते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है जीरो जिला। जिले का नाम भी जीरो है, पता नहीं कैसा जिला होगा। यानी वहाँ पर आपके इसे देखा जा सकता है। यानी वहाँ से इसकी स्टार्ट होती है 5 जुलाई के दिन होता है, और ये फसल कटाई पर ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ए अनस्टेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। यानी ए अनस्टेबल बॉय के लेखक हैं आपके करण जौहर। ये आपके अंग्रेजी किताब थी, करण जौहर ने प्रकाशित की थी। करण जौहर एन अनस्टेबल बॉय, टेबल बॉय ऐसा अनस्टेबल बॉय पूरा अलग 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 लिखेगा तो सही नहीं हो रहा। इसका पूरा नाम हो जाएगा ए अनस्टेबल बॉय की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, करण जौहर हो जाएगा। ये एक अंग्रेजी पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किताब से रिलेटेड कि जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। ये किताब जिसका नाम है जोया फैक्टर, उस किताब के लेखक कौन है, तो उस किताब की लेखिका है, लेखक नहीं लेखिका होगी, उसका नाम है अनुजा चौहान। अनुजा चौहान इसकी लेखिका है। एक और किताब है अनुजा चौहान की जिसका नाम है बैटल फॉर बिटोरा। बैटल फॉर बिटोरा एक और आपकी इनकी किताब है जिसकी भी रचना अनुजा चौहान है। अनुजा चौहान की एक किताब तो होगी जोया फैक्टर, और दूसरी हो जाएगी बैटल फॉर बिटोरा। यानी दोनों किताबें आपके अनुजा चौहान की आती हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के उपरांत कौन सा आंदोलन शुरू किया था। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की उस समय कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो उस समय आंदोलन स्टार्ट किया था 7 अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने जो मतलब दांडी यात्रा या दांडी मार्च की बात करें तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। यानी ये साबरमती से अरब सागर, यानी साबरमती एक अरब सागर के पास में एक शहर है, वहाँ दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। यानी साबरमती से ये अरब सागर की ओर चले, और वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, उस समय कानून था कि आप समुद्र को जल को पिघलाकर या फिर भाप बनाकर नमक नहीं बना सकते। उन्होंने इस कानून की क्या की, अवज्ञा की, यानी अवज्ञा से बन गया 7 अवज्ञा आंदोलन बन
गया। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी एवरेन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, गांधी एवरेन समझौते कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। किसके बीच में? तो गांधी और लॉर्ड एवरेन, यानी उस समय थे भारत के जो गवर्नर थे, लॉर्ड एवरेन के बीच में हुआ था। उसको में बात देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पश्चिमी तट है? यानी भारत का जो पश्चिमी तट है उसके बारे में एक क्वेश्चन आपके जो ऑप्शन आए थे उनमें से किसी एक का बताना था। ये आपका कौन सा पश्चिमी तट है? इनमें से आप देख लो कि कौन कौन सा था। यानी अगर बात करें भारत के पश्चिमी तट है तो प्रमुख 6 तट आते हैं, जिसमें कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, नौशेला जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो नौशेला के अंदर है, मंगलूर जो सॉरी मुरमेंगो है वो मैंगलोर के अंदर है, और जो कर्नाटक में आता है, और कोच्चि है वो केरल के अंदर आता है। यानी कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू ये नवेशला में है, और ये मुरमंगो ये मंगलूर कर्नाटका के अंदर है, और कोच्चि है जो कि आपके केरल के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो ये रखते थे आपके बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से? तो ये संबंध रखते थे आपके बनारस घराने से संबंध रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले मानसून किस महीने में आता है? तो मानसून आता है आपके जून और जुलाई में। भारत में मानसून लगभग जून में आता है, यानी भारत में जो मानसून है वो जून के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। मानसून की अवधि जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच की होती है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारत प्रायद्वीप के दक्षिण भाग तक पहुंच जाता है, यानी जून से जब जून का महीना होता है तब आ जाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पर प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है आपके केरल के अंदर क्या करता है? सर्वप्रथम केरल के अंदर ये प्रवेश करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर वो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है, और ये पशुपति जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें एक और है कि पशुपतिनाथ का मंदिर भारत के अंदर मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर आता है। अगर बात करें बड़े लेवल पर तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर, अगर भारत के अंदर बात कर ले कि भारत के कौन से स्टेट के अंदर आता है तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर आता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया था कि महिला और कोमलता किस नृत्य से संबंधित है? यानी कोई कौन सा डांस है जिसके अंदर महिला और कोमलता से संबंधित आता है? यानी ये कोई एक स्त्रियों का नृत्य है जिसका नाम है लास्य कहलाता है। यानी वह नृत्य जो भाव ताल आदि को सहित हो, कोमल अंगों के द्वारा हो, जिसके द्वारा श्रृंगार आदि कोमल रसों का उद्दीपन हो, विशेष साधारण स्त्रियों का नृत्य ही लास्य होता है। यानी जो साधारण स्त्री जो डांस करती हैं वही आपके लास्य नृत्य कहलाता है, और लास्य नृत्य ही इससे संबंधित होता है। जैसे कहते हैं कि शिव पार्वती ने पहल मिलकर नृत्य किया था, यानी जो लास्य नृत्य को सबसे पहले किसने किया था? शिव और पार्वती ने मिलकर किया था। उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गांधी जी ने किसके बारे में कुछ नहीं कहा? यानी कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कुछ नहीं कहा या बहुत कुछ कहा था, बहुत कम कहा था? वो था आपके नशीले पेय पदार्थों का सेवन। यानी गांधी जी ने बहुत कम टाइम पर, यानी जब आपका गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, जो सत्याग्रह किया था, उस समय उन्होंने नशाबंदी के लिए मुहिम छेड़ी थी। वो भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं थी, एक छोटे से लेवल पर थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनकम मेथड किसे कहते हैं? यानी इनकम मेथड से आप क्या समझते थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अगर डेफिनेशन के तौर पर पूछा गया था कि एक इसका तो इनकम मेथड क्या है, तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर ये होगा कि एक देश के अंदर जितनी भी इनकम होती है उसे ऐड करो तो इनकम मेथड में जाएगी। यानी किसी देश की जो इनकम होती है उसमें टोटल इनकम होती है उसे ऐड करके इसे निकाला जाता है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी लोगों की इनकम को जोड़ दिया जाए तो इनकम मेथड आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के एग्जाम के अंदर आए थे कुछ टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, तो कि आने वाले और बेल को कर दीजिए ऑल पर सिलेक्ट, आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा आपके सबसे मिला। तो चलिए मिलते हैं अगली शिफ्ट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।